स्वागत है आप सभी का आशीर्वाद नर्सिंग क्लासेज में। तो आज हम लोग जेनेटिक्स के 5th यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो हमारे सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं। 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है कि जीन थेरेपी क्या होता है, जीन काउंसलिंग क्या होती है, या जेनेटिक टेस्टिंग क्या होती है। जो जनरली हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग पढ़े हैं वही जेनेटिक टेस्टिंग इसमें पढ़ना है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसमें समराइज कर दिया है कि किस तरीके से जेनेटिक टेस्टिंग या कोई सर्विस जो रिलेटेड हमारे जेनेटिक्स से होती है वो किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है, उसमें किस तरीके का रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए। इस पूरे यूनिट में हम लोग को ये सब सारी चीजें देखनी है। तो ये हमारा यूनिट क्या है, सर्विस रिलेटेड टू जेनेटिक्स, मतलब कौन कौन से ऐसे सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं अपने जेनेटिक्स में, उसके बारे में हम लोग को देखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी इस पे लगाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। एक हमारा सबसे ज्यादा जरूरी था प्रीनेटल टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस, और उसके बाद ये सबसे ज्यादा जरूरी सर्विस रिलेटेड टू जेनेटिक्स। जो जेनेटिक्स में हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने पेशेंट को और अपने क्लाइंट्स को, किस तरीके से काउंसलिंग करना है, ये इस यूनिट में हम लोग को देखना है। ठीक, क्या है जेनेटिक टेस्टिंग। पहला हमारा जो टॉपिक है इसमें सर्विस रिलेटेड में, उसमें देखना है जेनेटिक टेस्टिंग क्या क्या जेनेटिक टेस्टिंग होता है। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, लेकिन इसको यहाँ पे और भी देखना है कि क्यों जेनेटिक टेस्टिंग परफॉर्म किया जाता है और किस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं अपनी जेनेटिक टेस्टिंग। तो क्या है, द टास्क फोर्स ऑन जेनेटिक टेस्टिंग डिफाइंस ए टेस्ट एज द एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, प्रोटीन एंड सर्टेन मेटाबोलाइट्स। जैसे हर यूनिट में हमने अलग अलग तरीके से देखा कि किस किस प्रकार की दिक्कत हो रही है, तो हम कौन कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते थे। कहीं पे हमने देखा था कि डीएनए आरएनए में दिक्कत हो रही है तो कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना था। उसके बाद हमने देखा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आ रही थी, म्यूटेशंस हो रहे थे, इन सब के बारे में हमने अलग अलग टेस्ट परफॉर्म किया। उसके बाद हमने प्रोटीन्स और सर्टेन मेटाबोलाइट्स, मतलब जैसे हमने आईईएम देखा था, इनबॉर्न जो मेटाबॉलिज्म की दिक्कत थी, उसमें हमने अलग अलग टेस्ट परफॉर्म किया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो जेनेटिक टेस्टिंग होती है वो एनालिसिस करने के लिए होती है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स और हमारे क्रोमोसोम्स और हमारे कुछ सर्टेन मेटाबोलाइट्स को क्या करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं हुई है। और क्या है, टू डिटेक्ट हेरिटेबल डिसीज रिलेटेड जीनोटाइप्स, म्यूटेशन, फिनोटाइप्स और कैरियोटाइप्स, इन सब के बारे में हम लोग अपना ले चुके हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग को जीनोटाइप, म्यूटेशंस, फिनोटाइप्स और कैरियोटाइप्स नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ इतना जानना है कि कौन कौन से ऐसे जेनेटिक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिससे हम क्या कर सके, अपनी चीजों को आइडेंटिफाई कर सके। और किसको, हेरिटेबल डिसीज, जो हमारे कैसे होते हैं, जो आनुवांशिक हमारे आनुवांशिक प्रॉब्लम्स है, जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग हमको क्या होती है, मिलती है, उसके बारे में जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो क्या कहलाएगा, जेनेटिक टेस्टिंग कहलाएगा। इसमें कौन कौन सी चीजों को देखा जाता है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, क्रोमोसोम और कुछ मेटाबोलाइट्स के बारे में देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी दिक्कत आ रही है। और उसके साथ साथ क्या है, सच पर्पज इंक्लूड प्रिडिक्टिंग रिस्क ऑफ डिसीज। हम जब भी कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं, डायग्नोसिस परफॉर्म करते हैं, तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम किसी चीज को क्या कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए। यही हमारा क्या होता है, मेन पर्पज होता है किसी टेस्ट को परफॉर्म करने का। क्या लिखा हुआ है, रिस्क ऑफ डिसीज, आइडेंटिफाइंग कैरियर्स, एस्टेब्लिशिंग प्रीनेटल एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ प्रोग्नोसिस। हम क्या करते हैं, हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए डिसीज को, उसके रिस्क फैक्टर्स को जानने के लिए। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, कैरियर्स को पता करने के लिए कि कौन इसका कैरियर है, मतलब कौन इसका वाहक है। ठीक, और क्या है, जेनेटिक टेस्ट आर परफॉर्म्ड ऑन ए सैंपल ऑफ ब्लड, हेयर, स्किन, एमनियोटिक फ्लूइड्स और अदर टिश्यूज। कहने का मतलब है जेनेटिक टेस्टिंग कैसे कैसे परफॉर्म किया जाता है। हमारे जैसे हम लोग फॉरेंसिक कोई मूवीज देखते हैं, उसमें देखा जाता है कि कोई हेयर मिल जाता है या कोई स्किन या कोई नेल का टुकड़ा भी मिल जाता है, तब भी हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं, डीएनए उससे पता लगा सकते हैं। तो इसमें क्या है, जेनेटिक टेस्टिंग आर परफॉर्म ऑन ए सैंपल। कौन कौन से सैंपल से हम ले सकते हैं, ब्लड से ले सकते हैं, हेयर से ले सकते हैं, स्किन और एमनियोटिक फ्लूइड और अदर टिश्यू से भी हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो ओवरऑल जेनेटिक टेस्टिंग का इंट्रोडक्शन ये है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, पर्पज क्या है जेनेटिक टेस्टिंग का। पर्पज क्या है, फाइंडिंग पॉसिबल जेनेटिक डिसीज इन अनबॉर्न बेबीज। क्या कहने का मतलब है, जो हमारा अनबॉर्न बेबीज है, मतलब जो बेबी अभी क्या नहीं हुआ है, डिलीवर नहीं हुआ, उसमें जेनेटिक टेस्टिंग परफॉर्म करके हम क्या कर सकते हैं, उसके होने वाली कोई भी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये पहला पर्पज हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, फाइंडिंग आउट इफ पीपुल कैरी अ जीन फॉर ए डिसीज एंड माइट पास इनटू देयर चिल्ड्रन। क्या कहने का मतलब है, हो सकता है कोई डिसीज किसी पेरेंट्स के पास
प्रेजेंट हो और वो अपने ऑफ स्प्रिंग को या अपने जो डॉटर सेल्स है उसको क्या कर सके, वाहक के रूप में दे सके, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई नोटिफिकेबल रिस्क फैक्टर हमको पता चलता है तो हम इस टेस्ट को परफॉर्म करके क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं पेरेंट्स को। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्क्रीनिंग एम्ब्रियो फॉर डिसीज। क्या कर सकते हैं हम, एम्ब्रियो को भी स्क्रीन कर सकते हैं किसी भी प्रकार के डिसीज से क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। बहुत आसान से पर्पज है, उनको हम लोग को देखना है। और नेक्स्ट क्या है, टेस्टिंग फॉर जेनेटिक डिसीज इन एडल्ट्स बिफोर दे कॉज सिम्टम्स। कहने का मतलब है बहुत सारे एडल्ट्स भी क्या करते हैं, सिम्टम्स शो करेंगे। जैसे इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जेनेटिक जो प्रॉब्लम थी एडोलसेंट में देख रहे थे और उसके साथ साथ एडल्ट में भी देख रहे थे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस डिसीज को, जेनेटिक डिसीज को बिफोर सिम्टम्स, मतलब सिम्टम्स आने से पहले भी क्या कर सकते हैं, उसको नोटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंफर्मिंग ए डायग्नोसिस इन ए पर्सन हु हैज डिसीज सिम्टम्स। कहने का मतलब है, और हम क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट को परफॉर्म करके जो प्रॉब्लम होने वाली है या जो प्रॉब्लम हो गई है उसको क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम उसको दिख रही है। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। टाइप्स ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग क्या है, टाइप्स ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, प्रिडिक्टिव टेस्टिंग, कैरियर टेस्टिंग, प्रीनेटल टेस्टिंग, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, फॉरेंसिक टेस्टिंग, रिसर्च टेस्टिंग। सिर्फ दिखने में कठिन लग रहा है, एकदम से आसान लैंग्वेज में हम लोगों ने इसको क्या किया है, प्रिपेयर किया है। तो इसको सिर्फ आपको देखना है कि क्या वो कहना चाह रहा है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन आएगा जेनेटिक टेस्टिंग क्या होता है, जेनेटिक टेस्टिंग में हम लोग को पर्पज लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है और क्यों परफॉर्म करते हैं उसको लिखना है। उसके बाद हम लोग को टाइप्स ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग क्या करना है, लिखना है। तो क्या है इसमें, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्या है, आइडेंटिफाई द जेनेटिक कॉज ऑफ पेशेंट सिम्टम्स। कहने का मतलब है कि डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसके कॉजेस को पता करने के लिए, उसको उसके डिसीज को पता करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रिडिक्टिव टेस्टिंग, डिटरमाइन द लाइक्लीहुड ऑफ डेवलपिंग ए जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर हमको ऐसा लग रहा है, प्रिडिक्टिव डायग्नोस्टिक का मतलब ये होता है, प्रिडिक्टिव टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि हम कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है उसको, उसके पहले ही हम उस टेस्ट को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। दिस इज द प्रिडिक्टिव टेस्टिंग। और क्या है, कैरियर टेस्टिंग, आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स हु कैरी ए जेनेटिक म्यूटेशंस दैट कैन बी पास्ड इनटू देयर ऑफस्प्रिंग। सिंपल सा कहने का मतलब है कि कैरियर टेस्टिंग वो टेस्टिंग होता है जिसमें हमको ये लगता है कि ये पेरेंट्स जो है, मदर हो गए या फादर हो गए, जो हमारा कैरियर है, मतलब जो पेरेंट्स हमारे कैरियर है, जो उस डिसीज को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, उन पे टेस्ट ये परफॉर्म किया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, प्रीनेटल टेस्टिंग। प्रीनेटल टेस्टिंग ऑलरेडी जानते हैं कि बेबी के बर्थ से पहले ही जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, दिस इज द प्रीनेटल टेस्टिंग। क्या है, स्क्रीन्स फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हम लोगों ने प्रीनेटल डायग्नोसिस और टेस्टिंग बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसमें एमनियोसिंथेसिस, एफबीएस पढ़ा है, क्रोनिक विलस सैंपलिंग पढ़ा है, फीटल ब्लड सैंपलिंग पढ़ा है, एमनियोसिंथेसिस पढ़ा है। और ये क्या है, प्रीनेटल टेस्टिंग क्या है, स्क्रीन फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही इस टेस्ट को क्या कर रहे हैं, हम परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग। हम लोग नियोनेटल टेस्टिंग भी पढ़ चुके हैं। नियोनेटल प्रीनेटल टेस्टिंग कब किया जाएगा, बिफोर डिलीवरी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किया जाएगा। लेकिन जो नियोनेटल टेस्टिंग है वो आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, ठीक है। बेबी के बर्थ के बाद हम कोई भी टेस्ट क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग। नेक्स्ट क्या है, टेस्ट इन न्यूबॉर्न्स फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या कर रहे हैं, न्यूबॉर्न्स जो हमारे हैं, जो अभी डिलीवर हुए हैं, उनका टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। दिस इज अ न्यूबॉर्न या हमारा न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉरेंसिक टेस्टिंग। टेस्टिंग यूजेस द डीएनए सीक्वेंस टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल फॉर लीगल पर्पज। मतलब बहुत सारे हम लोग वेब सीरीज देखते हैं या हम लोग कोई मूवीज देखते हैं, तो उसमें फॉरेंसिक टेस्टिंग होती है, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये किससे बिलोंग कर रहा है, इसके पेरेंट्स क्या हैं। इस तरीके से अगर हमको कुछ भी नहीं मिलता है, तो हमको अगर थोड़ा भी चीज मिल जाता है, तो हम डीएनए सीक्वेंसेस को चेक करके क्या कर सकते हैं, डीएनए टेस्ट कर सकते हैं, जिससे वो लीगल पर्पज के लिए भी हम क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिसर्च टेस्टिंग इंक्लूड्स फाइंडिंग अननोन जीन्स, लर्निंग हाउ जीन्स वर्क एंड एडवांसिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक कंडीशन। रिसर्च मतलब होता है कि किसी चीज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्दर स्टडी करना चाह रहे हैं, या उस अपनी जो टेक्निक्स है या अपनी जो टेस्टिंग है उसको और भी इनहेंस करना चाह रहे हैं, तो वो क्या होता है, रिसर्च टेस्टिंग। अगर मन अननोन जीन्स हमको मिल गया है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि वो कैसे वर्क कर रहा है या किस तरीके से। ये सिर्फ हम ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको ज्यादा दिक्कत हो रही है। हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स की भी स्टडी कर सकते हैं, जिससे हमारी जो आगे आने वाली जो हमारी गतिविधियां रहती है उसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं।
या हमको कोई मेडिसिन बनाना है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, ये सब सारी चीजें परफॉर्म करते हैं। तो कहने का मतलब है जेनेटिक टेस्टिंग के अलग अलग टाइप्स है। तो पहला क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, फिर प्रिडिक्टिव टेस्टिंग। प्रिडिक्टिव टेस्टिंग मतलब हमको पहले से ही कुछ ऐसा लग रहा है कि इसको ऐसा होने के चांसेस हैं, तो हम प्रिडिक्ट करके उस टेस्ट को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैरियर टेस्टिंग। कैरियर टेस्टिंग, कैरियर मतलब ही वाहक, वाहक मतलब होता है जो एक बीमारी को दूसरे जगह पे क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है या ले जा रहा है, दिस इज द कैरियर टेस्टिंग। उसके बाद क्या है, प्रीनेटल टेस्टिंग। प्रीनेटल टेस्टिंग तब परफॉर्म किया जाता है जब बेबी डिलीवर नहीं होता है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही इसको क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद हमारा क्या है, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट, न्यूबॉर्न फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। क्या करेंगे, न्यूबॉर्न जो हमारे डिलीवर हुए हैं उनको टेस्ट परफॉर्म करेंगे। उसके साथ साथ क्या है, फॉरेंसिक टेस्टिंग। फॉरेंसिक टेस्टिंग किसी लीगल पर्पज के लिए, ठीक। और क्या है, रिसर्च टेस्टिंग। रिसर्च टेस्टिंग क्या हो जाएगा, हमारा हमारा अननोन जीन्स होता है, उसमें हमको क्या करना है, स्टडी करना है और आगे अपनी चीजों को क्या करना है, थोड़ा सा इनहेंस करना है, तब हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च टेस्टिंग कर सकते हैं। ये हमारा क्या था, टाइप्स ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, मेथड्स ऑफ डीएनए, सॉरी मेथड्स ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग। मेथड्स ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग में हम क्या क्या करेंगे, तो क्या हो सकता है, डीएनए सीक्वेंसिंग हो सकता है, क्रोमोसोमल एनालिसिस हो सकता है, बायोकेमिकल टेस्टिंग हो सकता है, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग हो सकता है। जैसा लिखा हुआ है, जैसा दिया गया है, एकदम से आसान लैंग्वेज में हमको क्या करना है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और डायरेक्ट हम लोग को ऐसे ही लिखना होता है। तो क्या है, डीएनए सीक्वेंसिंग, एनालाइज द ऑर्डर ऑफ डीएनए ब्लॉक्स। क्या कर सकते हैं हम, डीएनए ब्लॉक्स को टेस्ट करने के लिए कौन सी चीजें परफॉर्म करेंगे, डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होता है कि मतलब अपने वो प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट है कि नहीं, डीएनए के सारे सेगमेंट, डीएनए के सारे ब्लॉक्स क्या है, सेगमेंट में अपने है कि नहीं है। नेक्स्ट क्या है, क्रोमोसोमल एनालिसिस, एग्जामिन द स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या कर सकते हैं हम, अब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और नंबर को भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे 21 क्रोमोसोम्स हम लोग बार बार पढ़ते हैं, ट्राइसोमी 21, उसमें अगर कोई दिक्कत होती है उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, बायोकेमिकल टेस्टिंग, मेजर्स द लेवल ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन और एंजाइम्स। हम क्या करेंगे बायोकेमिकल टेस्टिंग में, जो हमारे एंजाइम्स है या हमारे जो स्पेसिफिक प्रोटीन है जो हमको हेल्प करते हैं, हमारे ग्रोथ में हेल्प करते हैं या हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे, टेस्ट परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, एनालाइज डीएनए एंड आरएनए टू आइडेंटिफाई जेनेटिक म्यूटेशन। हम डीएनए और आरएनए को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्या उसमें किसी प्रकार का म्यूटेशन तो नहीं है। म्यूटेशन के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंसेस, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मेथड ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग। इस तरीके के मेथड्स यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है, हमारे क्या लाभ हो सकते हैं ये जेनेटिक टेस्टिंग परफॉर्म करने के। जनरली जो टेस्ट होते हैं वो क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्क को, डिसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिससे हम क्या कर सके, आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को पहले ही हम क्या कर दे, ठीक करने का प्रयास कर सके। तो क्या है, अर्ली स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। हम क्या कर सकते हैं, अर्ली स्क्रीन करेंगे तो प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब जो हमारा एक्यूट में हम जितना अच्छा से ठीक कर सकते हैं उतना क्रोनिक में ठीक नहीं कर सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब है अर्ली स्क्रीनिंग करेंगे और प्रिवेंटिव मेजर्स का यूज कर सकते हैं और अलग तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे एनटीडी हो गया तो फॉलिक एसिड्स के टैबलेट या फॉलिक एसिड्स के सप्लीमेंट हम उनको प्रोवाइड करके एनटीडी को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्यूचर प्लानिंग एंड लाइफ प्रिपरेशन। हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं कि हमको उस बेबी को अबॉर्ट करना है या हमको आगे चल करके उसको डिलीवर करना है, ऐसी फ्यूचर प्लानिंग हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। उसके साथ साथ लाइफ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अगर हमको इसको डिलीवर करना है इस बच्चे को, तो हम किस तरीके से इसको क्या करेंगे, मैनेज करेंगे या किस तरीके से हमारी लाइफ क्या होगी, आगे चलेगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, लाइफ स्टाइल एडाप्टेशन। लाइफ स्टाइल एडाप्टेशन का मतलब होता है जब हमको कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है तो हम अपनी लाइफ स्टाइल को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमारे किसी एक्सपोजर से हो रहा है, केमिकल एक्सपोजर हो गया, रेडिएशन हो गया, तो हम अपनी लाइफ स्टाइल को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। या हम बहुत ज्यादा हैवी केमिकल्स में एक्सपोज हो रहे हैं, या हम बहुत ज्यादा ड्रग का अब्यूज कर रहे हैं, अल्कोहल अब्यूज कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और हम उस तरीके की लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके और अपनी जो ऑफस्प्रिंग है उसको भी क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिक्रीज्ड कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी एंड एंजाइटी। और हम क्या कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं
और उसके साथ साथ अगर हम कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे तो जो हमारी एंजाइटी होती है वो खत्म हो जाती है। मतलब अगर हमने टेस्ट परफॉर्म नहीं किया या हमको उसके प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता चल रही है तो हमारे दिमाग में हमेशा क्या रहता है, एक सस्पेंस बना हुआ रहता है कि हम क्या आगे चल करके होगा। तो उससे क्या हो सकता है, हमारी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सकता है, अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता जो हमारी है वो भी दूर हो सकती है, हमको सारी चीजें क्या हो जाती हैं, पता हो जाती है। उसके बाद हम कोई भी डिसीजन लेने के लिए क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक हमको कोई चीज का पता नहीं होता तब तक हम उस डिसीजन को क्या नहीं कर सकते, ले नहीं सकते। उसके साथ साथ हमारी जो एंजाइटी, हमारी जो घबराहट है वो भी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। अक्सर जब हमको जो प्रॉब्लम्स होती है वो पता चल जाती है क्योंकि हम उसके ऊपर अब काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हमको प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रीट नहीं कर सकते या उसको हम अपने तरीके से डील नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा क्या है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रिलीफ। और हमारा जो साइकोलॉजिकल माइंड है, जो हमारे दिमाग है वो क्या हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा। रिलीफ का मतलब ये हो गया कि हमको वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपना प्रिवेंटिव मेजर्स यूज कर सकते हैं, या हम लोग को ट्रीटमेंट लेना है तो हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिप्रोडक्टिव चॉइस। और हम रिप्रोडक्टिव चॉइस भी ले सकते हैं, क्या हमको कंसीव करना है कि नहीं करना है, या हमको डिलीवर करना ही नहीं करना है, हम कब कर सकते हैं, अपने एज को देखेंगे, किस तरीके से हमारे डॉक्टर ने कंसल्ट किया। मतलब ये सब सारी चीजें बेनिफिट्स हो सकती हैं जेनेटिक टेस्टिंग के। अगर हमने जेनेटिक टेस्टिंग परफॉर्म किया है तो इन सब चीज का लाभ हो सकता है हमारे लिए। एंजाइटी दूर हो सकती है, कंफ्यूजन दूर हो सकता है, साइकोलॉजिकल रिलीफ मिल सकता है। अर्ली स्क्रीन करके हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स का यूज कर सकते हैं, या हम लोग लाइफ एडॉप्टेशन कर सकते हैं। लाइफ एडॉप्टेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि अब हमको इसके साथ ही क्या करना है, रहना है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। एज ए नर्स हम निगेटिव आउटकम्स को भी देखेंगे। हमने तो बता दिया कि बेनिफिट्स ये होंगे, और कुछ निगेटिव्स भी हो सकते हैं। मतलब हो सकता है इतना उनका कोप अप, उतनी स्ट्रेटजी उनके पास ना हो, या उतना उनके पास दिमाग ना हो, या वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो, तो निगेटिव आउटकम्स भी हो सकता है जेनेटिक टेस्टिंग का। तो उसमें कौन कौन से निगेटिव आउटकम्स हो सकते हैं, पहला क्या है, इमोशनल, सोशल और फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स। कहने का मतलब है क्या हो सकता है, इमोशनल, सोशल और फाइनेंशियल। सोशल में तो हम लोग आगे चल के डिस्क्रिमिनेशन के बारे में देखेंगे, स्टिग्मा के बारे में देखेंगे, ये सब सारी चीजें देखेंगे कि क्या सोशल इफेक्ट डालता है हमारे जो जेनेटिक टेस्टिंग या जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स लेकर के बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हमेशा होता रहता है। हमारा समाज कहता है कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो खुद ही इस तरीके के काम करता है, ठीक। तो क्या है, इमोशनल, सोशल और फाइनेंशियल। फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब ये हो गया कि बहुत बार उसको टेस्ट परफॉर्म करना पड़ा, जिसकी वजह से उसका जो फाइनेंशियल क्या था, प्रॉब्लम थी, वो थोड़ी सी और बढ़ गई, क्योंकि इसके जो टेस्ट होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, एंगर, डिप्रेस्ड। और एंगर भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, और डिप्रेस्ड भी हो सकता है इंसान की, क्यों ही मेरे साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि इन सब केस में जो पेशेंट होता है वो कहता है कि हमेशा मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, भेदभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जो हमारे मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ठीक है। या जो हमारे लिम्ब डिफेक्ट वाले होते हैं या एनटीडी वाले बच्चे होते हैं, उन मतलब सिंपल सा कहने का मतलब है जो डाउन सिंड्रोम का बच्चा पैदा होता है, ज्यादातर मेंटली डिसऑर्डर पेशेंट को हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सर्वाइवर गिल्टी। और क्या हो सकता है, उस गिल्ट फील होता है उसको कि क्यों ही मैं जिंदा हूं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, लॉस ऑफ आइडेंटिटी। और उसको क्या हो सकता है, अपनी आइडेंटिटी या अपनी पहचान खोनी पड़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सोशल स्टिग्मा। सोशल स्टिग्मा भी हमारा होता है, ठीक है। उसको इक्वलिटी नहीं मिलती है, उसको हमेशा क्या रहना पड़ता है, भेदभाव का सामना करना पड़ता है, ठीक है। ये हमारे क्या है, निगेटिव आउटकम्स है, ठीक। बेनिफिट्स है लेकिन उसके साथ साथ हमारा निगेटिव आउट, इसको ओवरकम करने के लिए नर्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं या बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपना जो पेशेंट है उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करके हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है, लेकिन आगे चल करके हम इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं या थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं, जिससे आगे हमको क्या मिले, प्रॉफिट मिले, ठीक। ये हमारा क्या था, निगेटिव आउटकम्स। कुछ बेनिफिट्स थे, उसके साथ साथ निगेटिव्स भी हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इथिकल कंसिडरेशन। इथिकल कंसिडरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जेनेटिक टेस्टिंग या जेनेटिक से रिलेटेड कोई भी काम या हमारे एज ए नर्सिंग हमारा क्या है, जो भी प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं उसका इथिकल कंसिडरेशन होना चाहिए। हम किसी के कंसेंट के बिना या हम किसी के परमिशन के बिना या हम उसके बिना पूछताछ के बिना कोई भी टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो क्या है एथिकल कंसिडरेशन ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग। एथिकल कंसिडरेशन का मतलब होता है व्हाट इज द रॉन्ग, व्हाट इज राइट, ठीक। क्या हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब पूरी डिग्निटी के साथ, पूरे ऑटोनॉमी के साथ हमको कोई टेस्ट क्या करना होता है, परफॉर्म
करना होता है। तो क्या है हमारा पहला, क्या करेंगे, इन्फॉर्म कंसेंट। द इंडिविजुअल मस्ट प्रोवाइड इन्फॉर्म कंसेंट बिफोर अंडरगोइंग जेनेटिक टेस्टिंग। कहने का मतलब है पेशेंट से बाकायदा हमको क्या लेना है, परमिशन लेना है, उनसे कंसेंट लेना है कि क्या मैं ये टेस्ट आपके ऊपर परफॉर्म कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का हम लोग फंडामेंटल में बहुत ज्यादा जोर देके पढ़ते हैं कि गोपनीयता बनाई रखनी है किसी भी टेस्ट की। ऐसा नहीं है कि अगर हमको कोई चीज की प्रॉब्लम पता चल गई तो हम उसको जाकर के पूरे मोहल्ले में बता रहे हैं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल, जेनेटिक टेस्टिंग रिजल्ट मस्ट बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। कैसा रखना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है। ठीक, जिनको जरूरत है उनको बताना है। हम पहले पेशेंट को बता सकते हैं, पेशेंट ने अगर कहा है कि इनको भी इन्फॉर्म करिए, तब हम क्या कर सकते हैं, उसको इन्फॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि खुद से ही जाकर के सबको बताना है कि इस तरीके की उनको दिक्कत देखने को मिल रही है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, डिस्क्रिमिनेशन। जेनेटिक टेस्टिंग मस्ट नॉट बी यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। अब ये नहीं है कि हमको पता चल गया कि इस तरीके की इनको प्रॉब्लम है तो अब उनको डिस्क्रिमिनेट करें, मतलब उनको भेदभाव की नजरों से देखें कि आपके पास तो इस चीज की दिक्कत है या ऐसा बेबी डिलीवर होने वाला है, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, काउंसलिंग। और उसके साथ साथ हमको क्या करना है, काउंसलिंग भी प्रोवाइड करनी है। क्या काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल्स अंडरगोइंग जेनेटिक टेस्टिंग। हमको काउंसलिंग ये प्रोवाइड करना है कि हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो इससे आपको ये लाभ होने वाला है या ये चीजें पता चल जाएंगी, जिससे हम आगे चल करके क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सही कर सकते हैं या हम आपको और भी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जेनेटिक टेस्टिंग की काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग मतलब उसको समझाना है कि हम ये टेस्ट क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, इसका फीडबैक क्या हो सकता है, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, ये सब सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इथिकल कंसिडरेशन ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग। इन्फॉर्म कंसेंट, हर प्रोसीजर में इन्फॉर्म कंसेंट लेना ही लेना है। कुछ भी भूल जाना है लेकिन इन्फॉर्म कंसेंट नहीं भूलना है हमको, बिना परमिशन के कोई भी चीज परफॉर्म नहीं करना है। नहीं, ये हमारा क्या था, जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हमारा रहेगा जीन थेरेपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेनेटिक टेस्टिंग से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, ठीक, क्या करना है, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है पहले देखेंगे। जीन थेरेपी इज ए मेडिकल ट्रीटमेंट दैट यूजेस जीन टू प्रिवेंट और ट्रीट डिसीज। हम क्या करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, इसमें जीन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिसीज को प्रिवेंट करते हैं और उसके साथ साथ मिनिमाइज करते हैं। तो जीन थेरेपी क्या है, थेरेपी मतलब किसी चीज का मेडिकल प्रोसीजर जिससे हम क्या कर सके, उस वाले डिसीज को थोड़ा सा क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके या बचा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग हेल्दी कॉपीज ऑफ ए जीन इनटू सेल्स टू रिप्लेस फॉल्टी और मिसिंग जीन्स। हम क्या करते हैं, जो फॉल्टी जीन्स होते हैं, जो खराब जीन्स होते हैं, उनको रिप्लेस करते हैं किससे, अच्छे वाले जीन से। ठीक है, अच्छे वाले जीन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा या मेडिकल प्रोसीजर के द्वारा, जिससे हम क्या कर सके, जीन को रिप्लेस कर सके। जो फॉल्टी जीन्स हैं उनकी जगह पे हम अच्छे जीन को क्या कर सके, इंट्रोड्यूस कर सके। यही होता है जीन थेरेपी। ठीक, टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी क्या है, जर्मलाइन जीन थेरेपी एकदम से जरूरी टॉपिक है, एकदम से याद करना है कि जीन थेरेपी क्या होता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हर साल हमारे ख्याल से ये 5 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाट इज जीन थेरेपी। आगे चल करके हम लोग को ये भी देखना है कि जीन थेरेपी किस तरीके से प्रोवाइड करना है। ठीक, तो क्या है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी सिंपल सा कहने का मतलब एक प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है और क्या किया जाता है, उसको ट्रीटमेंट के लिए या प्रिवेंट के लिए। नेक्स्ट हमने क्या देखा था कि जेनेटिक टेस्ट, जीन थेरेपी क्या होता है, जो हमारी अच्छे वाले जीन्स होते हैं जो हम लोग लिए रहते हैं उसको इंट्रोड्यूस करते हैं या रिप्लेस कर देते हैं किससे, जो हमारी फॉल्टी जीन्स होते हैं या जो हमारे एबनॉर्मल जीन्स है उनको क्या कर देते हैं, या हमारे जो मिसिंग जीन्स है, जो जीन्स प्रेजेंट ही नहीं है, उनके लिए हम क्या करते हैं, इसको परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी, किस किस तरीके के प्रकार के जीन थेरेपी होती है। तो क्या है हमारा जर्मलाइन जीन थेरेपी, इट वाज मेकिंग चेंज टू द जीन्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। जर्मलाइन का मतलब होता है जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जो हमारे रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, या हमारा जो हमारा सेक्स, ठीक, जो हमारे सेक्स को डिटरमाइन करता है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, विच कैन बी पास ऑन द फ्यूचर जनरेशन, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन को क्या होते हैं, पास होते हैं। दिस इज द जर्मलाइन जीन थेरेपी। नेक्स्ट है सोमैटिक जीन थेरेपी, इन्वॉल्व्स मेकिंग चेंज टू द जीन इन नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स व्हिच कैन नॉट बी पास्ड टू द फ्यूचर जनरेशन। ऐसे जो जीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक पेरेंट से दूसरे ऑफिसरी में नहीं पास होते हैं, उस वाले को क्या बोला जाएगा, सोमैटिक जीन थेरेपी। और जर्मलाइन जीन थेरेपी जैसे हमारे सेक्स क्रोमोसोम हो गए या सेक्स डिटरमाइनेशन हो गया हमारा,
ये सब सारी चीजें क्या है जो फ्यूचर जनरेशन में एक जगह एक ट्रांसफर होती रहती है। दिस इज द सोमैटिक सॉरी जर्मलाइन जीन थेरेपी। नेक्स्ट है सोमैटिक जीन थेरेपी। दो प्रकार के थेरेपीज हो गए, पहला हो गया जर्मलाइन जीन थेरेपी, दूसरा सोमैटिक जीन थेरेपी। ये क्या है, जर्मलाइन जीन थेरेपी रिप्रोडक्टिव सेल्स को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें क्या है जो हमारे अदर जो हमारे सेल्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, मिसिंग जीन्स को क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। दिस इज द सोमैटिक जीन थेरेपी। दो प्रकार के, जर्मलाइन और सोमैटिक, ठीक है। जीन थेरेपी क्या होगा, एक प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया जीन को प्रिवेंट करने के लिए और उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। और उसके बाद हमने देखा जो हमारी कॉपीज, जो हमारी मिसिंग कॉपीज होती हैं या जो हमारी फॉल्टी जीन्स होता है उनकी जगह पे हम क्या करते हैं, गुड जीन्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। दिस इज द जीन थेरेपी। नेक्स्ट क्या है, मेथड्स ऑफ जीन थेरेपी, वायरल वेक्टर्स, नॉन वायरल वेक्टर्स, जीन एडिटिंग। क्या है, यूजिंग वायरसेस टू डिलीवर हेल्थी कॉपीज ऑफ ए जीन टू सेल्स। क्या करेंगे हम, यूजिंग वायरसेस, वायरसेस को क्या करते हैं हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन वायरल वेक्टर्स। क्या है, यूजिंग लाइपोसोम्स, नॉन पार्टिकल्स और अदर मेथड्स टू डिलीवर हेल्दी कॉपीज ऑफ ए जीन टू सेल। क्या करें, इसमें वायरसेस को क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं हेल्दी जीन के लिए। इसमें क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, लिपोसोम्स को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक। और क्या है, जीन एडिटिंग क्या है, यूजिंग टेक्निक्स लाइक CRISPR CS9 टू एडिट जीन डायरेक्टली। क्या कर देते हैं हम, जीन एडिटिंग। एडिटिंग का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, एडिट कर रहे होते हैं। एडिट करने का मतलब किसी चीज को डिलीट करके हम क्या कर देते हैं, एक एक्स्ट्रा चीज को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। मतलब इसमें कोई वायरल और नॉन वायरल की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट हम जीन को ही क्या कर देते हैं, एडिट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, तीन तरीके का, वायरल हो गया, नॉन वायरल वेक्टर्स हो गया, जीन एडिटिंग। इतना ही ज्यादा लिखना है, ठीक है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत आप लोग को नहीं है। नेक्स्ट क्या है, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे हमने जेनेटिक टेस्टिंग का बेनिफिट्स देखा था वैसे ही जीन थेरेपी का बेनिफिट्स भी देखना है, ठीक है। तो क्या बेनिफिट्स है, पोटेंशियल, क्या है बेनिफिट्स, पोटेंशियल केयर हो सकता है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट हो सकता है, रिड्यूस सिम्टम्स। जीन थेरेपी क्यों दिया जाता है, उसका बेनिफिट्स क्या है, पहला क्या है, पोटेंशियल केयर। जीन थेरेपी कैन पोटेंशियली क्योर ए जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या कर सकते हैं हम, जीन थेरेपी दे करके पोटेंशियल केयर। पोटेंशियल केयर मतलब जो हमारा क्षमता के हिसाब से हम उसको क्या कर सकते हैं, केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, पोटेंशियली क्योर कर सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर जो उसको पेशेंट को हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। जीन थेरेपी कैन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट फॉर चॉइस डिसीजेस, ठीक है। कुछ डिसीज ऐसे होते हैं जिनमें हमको जीन थेरेपी प्रोवाइड करनी पड़ती है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट उसको क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस्ड सिम्टम्स। जीन थेरेपी कैन रिड्यूस सिम्टम्स एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। और जो जीन थेरेपी होती है वो क्या कर सकती है, हमारी लाइफ को थोड़ा इंप्रूव कर सकती है, हमारे हेल्थ को क्या कर सकती है, इंप्रूव कर सकती है, ठीक। ये बेनिफिट्स हो सकते हैं, पोटेंशियल केयर हो सकता है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट हो सकता है और रिड्यूस्ड सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, कुछ चैलेंज है, रिस्क ऑफ जीन थेरेपी है, ठीक है। इसमें क्या है, सेफ्टी कंसर्न, इफिकेसी, कॉस्ट। सबसे ज्यादा जरूरी कॉस्ट का इसमें हो जाता है, ठीक है, कि कॉस्ट की वजह से क्या होता है, इंसान अपनी केयर नहीं कर पाता है या वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाता है, अपने लिए ले नहीं पाता कॉस्ट की वजह से। तो क्या है हमारा चैलेंजेस, या कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं जीन थेरेपी लेने में, या कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं जीन थेरेपी के। तो इसमें क्या है, सेफ्टी कंसर्न। जीन थेरेपी कैन हैव सेफ्टी कंसर्न सच एज ऑफ टारगेट इफेक्ट्स एंड इम्यून रिस्पॉन्स। जब हम, पहले नंबर तो हमको ये जानना होगा कि जब हम किसी चीज को, एक्स्ट्रा चीज अपनी बॉडी में डालते हैं तो जो हमारे बॉडीज के सेल्स हैं वो अपने आप में क्या करने लगते हैं, जस्ट लाइक वार करने लगते हैं, ठीक है। मतलब जब कोई फॉरेन बॉडीज हमारे, जैसे इन्फेक्शन में क्या होता है, जो इन्फेक्शन आता है तब जो हमारी WBC क्या करने लगती है, फाइट करने लगती है। और वो फाइट इतना ज्यादा भी हो सकता है जो हमारी बॉडी को भी क्या कर सकती है, हार्म कर सकती है। तब हमको क्या होता है, फीवर होता है। इन्फेक्शन, जो फीवर का सबसे बड़ा हमारा जो कॉज है वो क्या है, इन्फेक्शन, ठीक है। जब हमारी WBC फाइट करने लगती है फॉरेन बॉडी से या इन्फेक्शन से फाइट करने लगती हैं तब हमको क्या होता है, फीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स बहुत तेजी से देखने को मिल सकता है जीन थेरेपी, क्योंकि ये फॉरेन बॉडी है ना। हम कितना भी अच्छा, हम अपने लिए क्या समझ के कर रहे हैं कि अच्छा है, लेकिन हमारी बॉडी उसको क्या कह रही है कि ये फॉरेन ऑब्जेक्ट्स है या फॉरेन पार्टिकल्स हैं जिन्हें हमारी बॉडी में क्या कर दिया गया है, डाल दिया गया। वो हमारी जो WBC है वो क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है कि अब इसको क्या करना है, मारना है। हम उसको जान करके भेजे हैं कि बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हमारी बॉडी, जैसे हम लोग लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं
तो लीवर ट्रांसप्लांट जब होता है तो हमारी बॉडी कहती है कि ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं, इनको क्या करना है, तभी बहुत ज्यादा जो केसेज होते हैं वो क्या नहीं हो पाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इसीलिए बहुत लंबा टाइम चलता है ट्रांसप्लांटेशन का। हम देखते हैं, उसका टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जो हमारे डोनर होते हैं, रिसीवर होते हैं, दोनों के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। मतलब जो सेफ्टी कंसर्न होता है, सेफ्टी कंसर्न का मतलब जो फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी में डाले जाएंगे तो हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफिकेसी। जीन थेरेपी में नॉट बी इफेक्टिव फॉर ऑल पेशेंट आर कंडीशन। इफिकेसी मतलब होता है किसी चीज को क्या करना है, अगर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट को ये जीन थेरेपी सूट ही करे। सूट करने का मतलब है कि हो सकता है उसको ये चीज क्या ना कर पाए, सूट ना कर पाए। तो ये क्या है हमारा, जीन थेरेपी में नॉट बी इफेक्टिव फॉर ऑल पेशेंट। सारे पेशेंट के लिए जीन थेरेपी नहीं दिया जा सकता, या दिया जाए लेकिन उसकी इफिकेसी, जो उसकी क्षमता है वो क्या हो जाए, थोड़ी सी कम हो जाए। कॉस्ट, मैं बार बार बोल रहा हूं कि कॉस्ट बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, मैटर करता है। जीन थेरेपी कैन बी एक्सपेंसिव एंड मे नॉट बी एक्सेसिबल टू ऑल पेशेंट। सारे जो ग्रुप्स हैं, जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके पास बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो जो वो जीन थेरेपी क्या कर सके, ले सके। तो कहने का मतलब है सबके लिए एक्सेसिबल नहीं होता है, मतलब सब लोग इसको प्राप्त नहीं कर सकते, ये अभी भी बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो ये हमारे क्या हो सकते हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं, या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, या रिस्क हो सकता है जीन थेरेपी ना लेने के, ठीक। नेक्स्ट क्या है, जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग क्या है, जेनेटिक काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब किसी चीज के बारे में किसी इंसान को नॉलेज प्रोवाइड करना। जो हमारे ऑफिशियल्स पर्सन होते हैं, जेनेटिक काउंसलर होते हैं, वही जेनेटिक काउंसलिंग दे सकते हैं। बार बार हम लोग क्या करते हैं, काउंसलिंग, गाइडेंस और काउंसलिंग की हमेशा हम लोग डेफिनेशन याद करते हैं। उसमें क्या करते हैं, काउंसलिंग क्या होती है और गाइडेंस क्या होता है, ठीक। इसमें हम लोग जेनेटिक काउंसलिंग देखेंगे। जेनेटिक काउंसलिंग इज द प्रोसेस, जेनेटिक काउंसलिंग इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज अंडरस्टैंड एंड मैनेज जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या जेनेटिक काउंसलिंग में किया जाता है, जेनेटिक काउंसलिंग में हम क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं इंडिविजुअल को या फैमिली को होने वाली जो बीमारियां हैं, रिलेटेड डिसऑर्डर से, हम उसको क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, बता सकते हैं। मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बता सकते हैं, उसको बचाव का तरीका बता सकते हैं, किस तरीके से हम उसको और भी क्या कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं, या अगर वो प्रॉब्लम हो गई है तो हम अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे इनहांस कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग को क्या करना है, जेनेटिक काउंसलिंग प्रोवाइड किया जाता है। ये जो हमारा काउंसलर होता है वो इसको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। किसको किसको कर सकता है, इंडिविजुअल्स को कर सकता है और फैमिली मेंबर्स को कर सकता है, इस जेनेटिक प्रॉब्लम के से रिलेटेड, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इट इन्वॉल्व्स एजुकेटिंग देम अबाउट द रिस्क, कॉन्सिक्वेंसेज एंड इनहेरिटेंस पैटर्न्स ऑफ जेनेटिक कंडीशन। क्या कर सकता है, रिस्क और कॉन्सिक्वेंसेज को वो क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई या नोटिफाई करा सकता है किसी पेशेंट को और पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को, जिससे हम क्या कर सके, उसको थोड़ा हेल्प प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट हमारा क्या है, गोल्स क्या हो सकता है, इन्फॉर्मिंग, सपोर्टिंग, एम्पावरिंग। क्या हो सकता है, पहला क्या करना है, सपोर्ट करना है, सपोर्ट कर सकता है, उस काउंसलिंग के द्वारा क्या कर सकता है, इंसान को सपोर्ट कर सकता है। तो क्या है हमारा, इन्फॉर्मिंग, एजुकेटिंग इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर एंड देयर रिस्क। हम पहले ही क्या कर देंगे, इंसान को बता देंगे कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होने वाली है, इन्फॉर्म कर देंगे, उसके दिमाग में डाल देंगे कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं, क्या आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, या क्या आप करना चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, जिससे वो क्या कर सके, उसको पता रहे। इन्फॉर्म करने का मतलब होता है कि उसको उस जेनेटिक कंडीशन के बारे में या रिस्क के बारे में क्या रहे, पता रहे, ठीक। नेक्स्ट क्या है, सपोर्टिंग, प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट एंड गाइडेंस टू इंडिविजुअल एंड फैमिलीज अफेक्टेड बाय ए जेनेटिक डिसऑर्डर। हम क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं पेशेंट को, पेशेंट के साथ साथ हम लोग को फैमिली मेंबर्स को भी क्या करना है, सपोर्ट करते रहना है, ठीक। नेक्स्ट, एम्पावरिंग, individuals can and families to make informed decision about their health and reproductive options। क्या कर सकते हैं, हम उनको empower कर सकते हैं। empower करने का मतलब होता है उनको डिसीजन मेक करने का हम एक क्या दे सकते हैं, हौसला कह सकते हैं, या हम उनको थोड़ा सा क्षमता दे सकते हैं कि आप इन चीजों को क्या करिए, अपने खुद से डिसीजन लीजिए, क्या आपको करना है, कि आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अवॉइड करने का मतलब मैं बार बार कह रहा हूं कि जो जेनेटिक कंडीशंस होती है उनमें ज्यादातर केसेज में जो काउंसलिंग की जाती है, जो बताया जाता है, जनरली हम लोग कहते हैं कि इसको अवॉइड कर सकते हैं अगर आने वाली कॉन्सिक्वेंसेस से हमको क्या करना है, बचना है, ठीक है। इंपावर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोसेस ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग। प्रोसेस ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग क्या हो सकता है, इनिशियल कंसल्टेशन हो सकता है, रिस्क असेसमेंट हो सकता है, जेनेटिक टेस्टिंग हो सकती है, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन हो सकता है, काउंसलिंग एंड सपोर्ट हो सकता है। क्या हो सकता है हमारा,
प्रोसेस ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग, किस किस तरीके का प्रोसेस यूज करके हम जेनेटिक काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो क्या है हमारा इनिशियल कंसल्टेशन, गैदरिंग मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री इंफॉर्मेशन। हम इसमें क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री को क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, गैदरिंग मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन को क्या करना है, गैदर करना है। ठीक, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रिस्क असेसमेंट, इवेल्युएटिंग द रिस्क ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर बेस्ड ऑन फैमिली एंड मेडिकल इंफॉर्मेशन। अब हमने क्या किया है, कंसल्टेशन पहले किया है, मतलब इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया है फैमिली हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री करके। उसके बाद हम लोग को इसको क्या करना है, रिस्क असेसमेंट देखना है, मतलब इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करने का मतलब होता है जो प्रॉब्लम हमने क्या कर लिया है, पता कर लिया, या हमने जो रिस्क मैनेज किया है या रिस्क हमने असेस कर लिया है, उसमें क्या करना है, हम लोग को रिस्क असेसमेंट को बारे में जानना है। मतलब हिस्ट्री लेने के बाद, इंफॉर्मेशन लेने के बाद हमको पता चल जाता है कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स या रिस्क चीजें हैं। नेक्स्ट, जेनेटिक टेस्टिंग करना है, डिस्कसिंग एंड अरेंजिंग जेनेटिक टेस्टिंग इफ नेसेसरी। हम क्या करेंगे, जेनेटिक टेस्टिंग को डिस्कस करेंगे कि इस तरीके का जेनेटिक टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ये नेसेसरी है या नेसेसरी नहीं है। सिंपल सा कहने का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्कसिंग एंड अरेंजिंग जेनेटिक टेस्ट, डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ अरेंज करेंगे अगर जरूरत है तो। हम उनको डिस्कस करके बता रहे हैं कि ये सारे टेस्ट परफॉर्म करने हैं, और अगर जरूरी है तो हम जेनेटिक टेस्ट का अरेंजमेंट भी करेंगे। जैसे हम कोई भी प्रोसीजर करने जाते हैं तो ट्रे प्रिपेयर करते हैं, या इन्वायरमेंट प्रिपेयर करते हैं, या हम उस एरिया को क्लीन करते हैं, सेप्सिस टेक्निक, जैसे ओटी हो गया हमारा, ऑपरेशन थिएटर में हम लोग क्या करते हैं, सारी चीजें अरेंज करते हैं। तो वैसे ही हम जेनेटिक टेस्ट के लिए भी क्या कर सकते हैं, अपना अरेंज कर सकते हैं। हमको अपने फंडामेंटल से नहीं हटना है। फंडामेंटल हमारा यही होता है कि कोई भी प्रोसीजर करने से पहले सारी चीजों का क्या होना चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए। अरेंजमेंट के साथ साथ सारी चीजें फंक्शनिंग होनी चाहिए। ठीक है, सेम इसमें लिखा हुआ, पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद अरेंज जेनेटिक टेस्टिंग इफ नेसेसरी, अगर जरूरत है तो हम उस टेस्ट को क्या करेंगे, परफॉर्म करने के लिए अरेंजमेंट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन। क्या करेंगे, इंटरप्रिटेटिंग एंड एक्सप्लेनिंग जेनेटिक टेस्ट रिजल्ट। अब हमने अगर जेनेटिक टेस्ट परफॉर्म किया है तो उसके टेस्ट को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, उसके साथ साथ उनको क्या करना है, डिस्कस करना है, उनको बताना, मतलब व्याख्या करना है। सिंपल सा अगर हिंदी में समझना चाहे तो उसको व्याख्या देना है कि क्या क्या कंडीशंस हैं, उसके बारे में हम उनको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं पेशेंट को। ठीक, नेक्स्ट क्या है, काउंसलिंग एंड सपोर्ट। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमने क्या किया, सब कुछ एक्सप्लेन किया, ये टेस्ट का रिजल्ट आया है, ऐसा ऐसा कंडीशन है। अब हमको क्या करना है, सपोर्ट करना है और काउंसलिंग करना है। अब हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, हम आपको कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, हम आपको कैसा मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, या आपको इमोशनली हम क्या करेंगे, स्टेबल कराएंगे, जिससे हम क्या कर सके, अपनी काउंसलिंग को परफॉर्म कर सके, या आने वाली चीजों को हम क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। दिस इज ऑल अबाउट काउंसलिंग एंड सपोर्ट। ये हमारा क्या था, प्रोसेस था किसका, जेनेटिक काउंसलिंग का। अगर कोई जेनेटिक काउंसलिंग परफॉर्म करनी है तो हम कौन कौन से प्रोसेस या प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, इनिशियल कंसल्टेशन, सिंपल सा हमारा जो भी कंसल्ट हम करते हैं, जो हम अपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में जो नॉर्मल चीजें पढ़ते हैं, शुरुआत हमको वहीं से करनी है। जैसे हम लोग इंटरव्यू का मेथड पढ़ते हैं, जस्ट ऐसे ही करना है हम लोग को। ठीक है, पहले तो कंसल्ट, पहले तो फैमिली हिस्ट्री लेना ही लेना है, पेशेंट की हिस्ट्री लेनी ही लेनी है, तभी तो हम किसी चीज को रिस्क के बारे में पता कर सकते हैं, तभी तो हमको कौन सा टेस्ट पर से साइन एंड सिम्टम्स, जस्ट लाइक साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स हमको कहां से प्राप्त होता है, लिटरेचर से प्राप्त होता है, फैमिली से प्राप्त होता है, फ्रेंड से प्राप्त होता है, उस पेशेंट से प्राप्त होता है, तभी तो हम अपना डायग्नोसिस क्लियर करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी करना है, तभी तो हम कोई टेस्ट परफॉर्म करने हैं, जस्ट लाइक जेनेटिक काउंसलिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट लगाएंगे यहाँ पे भी। क्या है, टाइप्स ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग, क्या और कौन से ऐसे टाइप्स होते हैं जेनेटिक टेस्टिंग के, ठीक, सॉरी जेनेटिक काउंसलिंग के। तो क्या है हमारा, प्रीनेटल जेनेटिक काउंसलिंग, पीडियाट्रिक जेनेटिक काउंसलिंग, अडल्ट जेनेटिक काउंसलिंग, कैंसर जेनेटिक काउंसलिंग। सबके नाम से क्लियर है एकदम, कब कब परफॉर्म करना है, कब नहीं परफॉर्म करना है, सिंपल सी बात है। प्रीनेटल जेनेटिक काउंसलिंग क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिस्कस जेनेटिक रिस्क एंड टेस्टिंग ऑप्शंस। क्या कर सकते हैं हम, प्रीनेटल जब भी वर्ड है मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे ही हम क्या करेंगे, उस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। आफ्टर डिलीवरी तो करने की कोई जरूरत है नहीं, तब तो हम बच्चे के ऊपर परफॉर्म करेंगे टेस्ट, कोई भी मदर के ऊपर परफॉर्म करके क्या ही फायदा है। ठीक है, तो क्या है, प्रीनेटल जेनेटिक काउंसलिंग में क्या करेंगे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही ये काउंसलिंग क्या की जाती है, परफॉर्म की जाती है। उसके साथ साथ डिस्कस जेनेटिक रिस्क एंड टेस्टिंग ऑप्शन, कौन कौन से ऐसे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, पीडियाट्रिक जेनेटिक काउंसलिंग चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर एंड मैनेजमेंट। क्या करेंगे, पीडियाट्रिक मतलब जो बच्चे होते हैं हमारे
न्यू बॉर्न जस्ट लाइक हो सकते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, या फैमिली को कौन सा मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एडल्ट जेनेटिक काउंसलिंग, काउंसलिंग एडल्ट्स अबाउट जेनेटिक रिस्क एंड टेस्टिंग ऑप्शंस फॉर देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। हम उसको भी बता सकते हैं, एडल्ट को भी बता सकते हैं, उसके साथ साथ उनके फैमिली मेंबर्स को, मतलब आपकी वजह से आगे आने वाली कोई भी प्रकार की दिक्कत होगी तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक। कैंसर जेनेटिक काउंसलिंग, हम लोग इनहेरिटेड नॉन इनहेरिटेड कैंसर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले ही लेक्चर में, ठीक है। क्या है हमारा कैंसर जेनेटिक काउंसलिंग, काउंसलिंग इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज अबाउट जेनेटिक रिस्क एंड टेस्टिंग ऑप्शन फॉर कैंसर। जो कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे कैंसर चलते हैं, जैसे हमने ओवेरियन कैंसर के बारे में बोला था, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बोला था, रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में बोला था, ये सब सारे जो कैंसर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन जाते रहते हैं। एक फैमिली मेंबर में ही, मतलब एक ही फैमिली में दो दो मेंबर्स को क्या कर सकता है, वो अफेक्ट कर सकता है। ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसा काउंसलिंग देना, कैंसर किससे रिलेटेड काउंसलिंग देना, दिस इज द कैंसर जेनेटिक काउंसलिंग, ठीक है, जो हमारा क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन स्प्रेड आउट होता है या बढ़ता रहता है। दिस इज द कैंसर जेनेटिक काउंसलिंग, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्या चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग। कौन कौन से ऐसे लिमिटेशंस हैं, किस लिमिटेशंस में हमको रह करके कोई चीज परफॉर्म करनी है, या कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी व्यवधान आ सकते हैं, ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इस काउंसलिंग को प्रोवाइड करने के लिए। तो क्या है इसमें, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल डिफिकल्ट कम्युनिकेशन, बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे हम एज ए नर्स डाउन सिंड्रोम, ऐसे मुंह लिया हमने डाउन सिंड्रोम, हमने बोला ट्राइजोमी 21, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, क्या समझ में आएगा किसी पेशेंट को या किसी फैमिली मेंबर को, ये सब सारी चीजें क्या पता चलेंगी, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ट्राइजोमी 21 क्या है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम क्या है, आईईएम क्या है, ये सब सारी चीजें। मतलब हमारी जो जेनेटिक्स होती है वो थोड़ी सी लैंग्वेज में क्या होती है, टफ होती है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है कम्युनिकेशन में, ठीक है। मतलब अगर हमने उसको क्या किया है, थोड़ा बहुत तोड़ा है या थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन किया है वर्ड्स को। अब डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम बार बार बोलता हूं क्योंकि ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है, ट्राइजोमी 21, इसमें मेंटल रिटार्डेशन का पेशेंट होता है, ऐसा कुछ बताना है तो हम लोग क्या कहेंगे, हम बोलेंगे 21 क्रोमोसोम्स में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स क्या हो गए हैं, ऐड हो गए हैं। कुछ समझ में आ रहा है पेशेंट को, फैमिली मेंबर्स को, जो हमारे फैमिली जो मेडिकल बैकग्राउंड से है ही नहीं उसको क्या समझ में आएगा, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, 21 क्रोमोसोम्स क्या है, ये क्या होता है 21 क्रोमोसोम्स। सिंपल सा कहने का मतलब है जेनेटिक काउंसलिंग करते टाइम हम अपने वर्ड्स को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करना ही करना है जब भी हमको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, क्योंकि हम अपने लेवल से नहीं बात कर सकते हैं किसी से। सिंपल सा जेनेटिक काउंसलिंग कैसी होनी चाहिए, एकदम इजी लैंग्वेज में होनी चाहिए। कोई भी काउंसलिंग इजी लैंग्वेज में होनी चाहिए कि पेशेंट, पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा, किस तरीके का लेवल है पेशेंट का, कितना हमारा जान पा रहा है वो हमारे लैंग्वेज को, हिंदी इंग्लिश उर्दू किस तरीके से बात करना, ये सब सारी चीजें, ठीक है। ये क्या है, डिफिकल्ट कम्युनिकेशन, इमोशनल इंपैक्ट, और क्या होता है, इमोशनल इंपैक्ट भी उसके ऊपर पड़ता है, मतलब वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकता है आपके बात करते टाइम या काउंसलिंग करते टाइम। तो ये सब चैलेंजेस है, आपको वो सब सारी चीजें देख करके चलनी है उसके साथ, ठीक है। और क्या है, लिमिटेड सोर्सेज, और क्या होते हैं, जो हमारे स्रोत होते हैं वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, ठीक है। किसी चीज को समझाने के स्रोत, अब हम बहुत ज्यादा क्रोमोसोम को कितना ब्रेक करेंगे, ठीक है। ऐसा काउंसलिंग करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज क्या हो, हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज है। लिमिटेड सोर्सेज मतलब बहुत कम जेनेटिक टेस्टिंग या जेनेटिक के हमारे पास टूल होते हैं, या हमारे पास ऐसे हॉस्पिटल्स बहुत कम है जहां पे हम जेनेटिक टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एम्नियोसिंथेसिस तो कर सकते हैं, ऐसा जनरली हम लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे डीएनए के सीक्वेंसेस को पता करने के लिए, कैरियोटाइपिंग को पता करने के लिए, जीनोटाइप्स को पता करने के लिए हमारे पास इतने ज्यादा सोर्सेज अभी नहीं है कि हम किसी चीज को क्या कर सके पता। और हमारे पास ऐसे इफेक्टिव काउंसलर भी ऐसे नहीं है, बहुत ज्यादा है हमारे पास जेनेटिक काउंसलर, लेकिन मतलब इतने मात्रा में नहीं है जितना इस प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, ठीक है। काउंसलर की कमी हो सकती है, ऐसा देखने को मिल सकता है। और क्या है, रैपिडली इन्वॉल्विंग द फील्ड, ठीक है। और क्या करेंगे, ये फील्ड में बहुत जल्दी इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये सब सारे हमारे चैलेंजेस हो सकते हैं। ये सारे चैलेंजेस जस्ट लाइक कम्युनिकेशन का ही बैरियर हो सकता है, ठीक है। ज्यादातर हमारी जो काउंसलिंग होती है, गाइडेंस होती है, उसमें कम्युनिकेशन ही बैरियर हो सकता है, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, नॉलेज डिफिसिट हो सकता है, जिसकी वजह से हम अपनी चीजों को क्या नहीं कर पा रहे हैं,
एक्सप्रेस आउट नहीं कर पा रहे हैं। ये सब सारे कंडीशंस हमारे किस में हो सकते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग। काउंसलिंग इज जस्ट लाइक कम्युनिकेशन, ठीक है, हम किसी से कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, ये काउंसलिंग हमारी हो सकती है। बस ये अंतर होता है, कम्युनिकेशन कोई किसी से भी कर सकता है, लेकिन काउंसलिंग जो होता है वो हमारा काउंसलर करता है, जिसके पास इस प्रकार की डिग्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हम लोग देख रहे हैं लीगल एंड इथिकल इश्यूज इन जेनेटिक्स, ठीक है। इन्फॉर्म कंसेंट हमारे पास ऑलरेडी हम नोन है, हम अपने नर्सिंग जब शुरू किया था तभी हम जानते थे कि कोई प्रोसीजर करने के पहले इन्फॉर्म कंसेंट लेना ही लेना है, कंसेंट साइन कराना ही कराना है, ठीक। तो क्या है इन्फॉर्म कंसेंट, इंश्योरिंग द इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड जेनेटिक टेस्टिंग एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। हमको क्या बताना है, हम उस प्रोसीजर के बारे में बताएंगे उनको कि उसके इम्प्लीकेशंस क्या है, ठीक है, हम किस तरीके से उस टेस्ट को परफॉर्म करना चाहते हैं, क्या आप इस टेस्ट को परफॉर्म कराना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी बताना होता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। कोई भी प्रोसीजर करना है तो प्राइवेसी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, गोपनीयता होनी चाहिए, ठीक है। क्या है, प्रोटेक्टिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर। क्या करेंगे, हम प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को कि अनऑथराइज्ड का मतलब होता है जो पर्सन को नहीं बताना है या जिस चीज को हमको नहीं बताना है उसको डिस्क्लोज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, प्रिवेंटिव जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट, इंश्योरेंस एंड एजुकेशन। ये हमारा, हम एज ए स्टूडेंट अभी इसमें कुछ हेल्प ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम किसी के एम्प्लॉयमेंट में, हम अगर किसी को काउंसलिंग कर रहे हैं तब हम ये चीजें बता सकते हैं, या हमसे कोई मिल रहा है तब हम उसको बता सकते हैं इन सब सारी चीजों को। वैसे तो एज ए नर्सिंग हम स्टूडेंट एज ए इतना ज्यादा कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं। जब हम किसी चीज पे बैठे होंगे या हम एज ए नर्सिंग ऑफिसर या हम एज ए किसी पोस्ट पे बैठे होंगे तब हम इन सब सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, इस डिस्क्रिमिनेशन को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। लेकिन एज ए नर्स हम सोसाइटी में जाकर के इस चीजों को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन आउट कर सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन को क्या किया जाए, दूर किया जाए, ठीक। नेक्स्ट क्या है, पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रेगुलेटिंग पेटेंटिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड जीन्स। क्या कर सकते हैं हम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अपनी भावनात्मक चीजों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग, इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग। और हम क्या करेंगे, रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग, सॉरी हाँ, रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग, इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। हम कोई भी टेस्ट परफॉर्म करें तो उसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को क्या कर सकते हैं, रिलायबिलिटी को क्या कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं। इंश्योर करने का मतलब है क्या ये चीज सही है कि नहीं सही है, क्या ये टेस्टिंग इसके ऊपर परफॉर्म की जानी थी कि नहीं की जानी थी, या हमने क्या किया, परफॉर्म सही से किया है कि नहीं किया, उसकी एक्यूरेसी, उसकी रिलायबिलिटी, ठीक है। जीनोटाइप करना था तो जीनोटाइप, एमनियोसिंथेसिस करना था तो एमनियोसिंथेसिस, अल्ट्रासोनोग्राफी करना था तो अल्ट्रासोनोग्राफी, एफबीएस करना है, सीवीएस करना है, ये सब सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, ऑटोनॉमी एंड चॉइस। ऑटोनॉमी, रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल डिसीजन रिगार्डिंग जेनेटिक टेस्टिंग एंड रिप्रोडक्टिव चॉइसेस। सिंपल सा कहने का मतलब है आपको किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करना है। एज ए नर्स आप सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज को परफॉर्म करने के लिए। उसकी डिग्निटी, उसकी ऑटोनॉमी, उसका खुद का मतलब डिसीजन मेन रहेगा। अगर वो ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ट्रीटमेंट लेंगे, अगर ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते तो नहीं लेंगे। आप सिर्फ उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, ऐसा सिर्फ हम बता सकते हैं। उनको हम बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे किसी चीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, बेनिफिसेंस एंड नॉन बेनिफिसेंस, इंश्योरिंग जेनेटिक टेस्टिंग एंड इंटरवेंशन प्रमोट वेलबींग एंड मिनिमाइज हार्म। हम क्या कर सकते हैं, उसका बेनिफिट्स बता सकते हैं, नॉन बेनिफिसेंस, ठीक है। सब हमारे फंडामेंटल में पढ़ाया गया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक। नेक्स्ट क्या है, जस्टिस एंड फेयरनेस, इंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू जेनेटिक सर्विस एंड बेनिफिट्स। हम क्या कर सकते हैं, जस्टिस एंड फेयरनेस, हम सत्य का, और फेयरनेस मतलब जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे सर्विसेज का, उसको हमको सबको प्रोवाइड करना है, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, प्रोटेक्टिंग द डिग्निटी एंड प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल अंडरगोइंग जेनेटिक टेस्टिंग। किसी भी टेस्ट के लिए उसका क्या होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर पर्सन। अगर वो नहीं कराना चाह रहे हैं तो उसका नहीं करना है। वो किस तरीके की प्राइवेसी चाहते हैं या प्राइवेसी नहीं चाहते हैं, प्राइवेसी चाहते हैं तो उनको प्राइवेसी पूरी तरीके से प्रोवाइड करना चाहिए। अगर मेल पेशेंट है तो उसको अगर मेल नर्स चाहिए तो मेल नर्स होनी चाहिए, फीमेल नर्स है तो उनको फीमेल नर्स के साथ ही क्या करना है, प्रोसीजर परफॉर्म कराना है। उनकी रिस्पेक्ट और प्राइवेसी क्या करनी है, हम लोग को मैटर करती है, और हमको ये चीज क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट, कल्चरल सेंसिटिविटी। कल्चरल सेंसिटिविटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वो किस कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। कंसिडरिंग डाइवर्स कल्चरल
पर्सपेक्टिव ऑन जेनेटिक इश्यूज। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कल्चर होते हैं जिनमें जेनेटिक टेस्ट हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। हम लोग किसी कल्चर के बारे में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमको सिंपल सा सिर्फ इतना जानना है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी की कल्चर सेंसिटिविटी या किसी के सेंसिटिविटी को हमको कोई भी ब्रेक डाउन नहीं करना है। अगर हमको परफॉर्म करना है तो करना है, अगर उन्होंने उनके कल्चर ने इस चीज की परमिशन नहीं दी है तो हमको नहीं करना है। उनकी सेंसिटिविटी को क्या करना है, बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। ये ओवरऑल हमारा क्या है, एथिकल कंसिडरेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग या जेनेटिक टेस्टिंग या जीन थेरेपी। ठीक है, बहुत सारी चीजों में कॉमन चीजें हम लोगों ने देखी हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एड ऑन कर सकते हैं अपने टॉपिक्स में। ठीक, ये हमारा क्या था ओवरऑल 5th यूनिट, जेनेटिक टेस्टिंग एंड जेनेटिक काउंसलिंग। ठीक है, सर्विस रिलेटेड टू जेनेटिक्स। हमने क्या क्या देखा, जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में देखा, किस तरीके से जेनेटिक टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से इन्फॉर्म कंसेंट थे, किस तरीके से हमको टेस्ट परफॉर्म करना था, टाइप्स ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग देखा, जेनेटिक काउंसलिंग के टाइप्स देखा, प्रोसेस देखा किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था ओवरऑल जेनेटिक्स आज कंप्लीट हो गया। 5th यूनिट हमारा लास्ट यूनिट था और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जैसा कि हम लोगों ने लेक्चर शुरू होने से पहले ही देखा था कि जीन थेरेपी से क्वेश्चन, जेनेटिक काउंसलिंग से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आ ही जाते हैं। ठीक है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और प्रीनेटल टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था। ये हमारा क्या था, आज यहाँ पे जेनेटिक्स कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे जेनेटिक्स में, उसके लिए भी हम लोग एक लेक्चर तैयार करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।